सर मैंने सुना है आप एक कोच भी हैं जी। बॉडी बिल्डिंग में, जी। तो आपका सफ़र कैसा रहा? मतलब क्या कहना चाहेंगे लाइक जो यंग जनरेशन के लोग हैं? मुझे लगता है कि ये एक तरह की एक ऐसी दौड़ है, जैसे आईएआईपीएस बनने के लिए आपको इतने साल लगते हैं और उसमें से कुछ बन पाते हैं, सेम गेम होती है। आजकल हम देख रहे हैं छोटी छोटी लोकल चैंपियनशिप होती है, उसमें हर कोई झगड़ा कर दे रहा है, ट्रॉफी फेंक दे रहा है। सबसे पहले तो इस नेगेटिविटी से बाहर आना होगा। क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे, जब कंपटीशंस होते हैं तो जो जज होते हैं, जो वहाँ पे गेस्ट बुलाते हैं लोग, वो कभी कभी ना बॉडी बिल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। एक गुरु, एक कोच और जो सिखाने वाला है, जो स्टेज के ऊपर बैठा है, अगर वो खाली रिस्पेक्ट को देखेगा तो गेम कभी नहीं करा सकता। और मेरे पास अगर मैं 10 लड़कों की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट में दिखाऊँ, मैं कभी तैयार नहीं कर सकता। कभी कभी रिजिड होना पड़ता है, कभी कभी गुस्सा भी करना पड़ता है, कभी कभी डांटना भी पड़ता है। बॉडी बिल्डिंग सिर्फ एक स्पोर्ट ही नहीं, ये एक लाइफस्टाइल है जिसमें चाहिए मेहनत, लगन और सब्र। हाय, वेलकम एवरीवन टू पब्लिक अलर्ट 24x7। और आज का एपिसोड बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ हैं देवेंद्र कुमार सेन जी, जो कि इंडियन रेलवे बोर्ड में बॉडी बिल्डिंग कोच हैं, जिन्होंने अपनी कोचिंग से बॉडी बिल्डिंग को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर एक नया मुकाम हासिल करवाया है। और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में, कि कैसे यूथ बॉडी बिल्डर्स एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर, एक हेल्दी डाइट अपनाकर चैंपियन बन सकते हैं। एंड आई होप आप सब ये एपिसोड एंजॉय करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सर, जो हमारे यंग एथलीट्स हैं जी। वो कहाँ से खेलें? देखिए, खेलने के लिए तो बच्चे को ना सबसे बढ़िया गूगल पे या इस पे नेट पे नॉलेज मिल जाती है कि मुझे कहाँ से खेलना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। वाडा सिग्नेटरी, बाडा। वाडा इज ए वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ओके। जो जितने भी खेल होते हैं ना, चाहे ओलंपिक हो, नॉन ओलंपिक हो, वो सब उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो टेस्ट होता है खिलाड़ी एलिजिबल है या नहीं है। तो उस फेडरेशन के नीचे कौन सी फेडरेशन। तो सर, जैसे आपने मुझे फेडरेशंस के बारे में बताया, तो जो एथलीट्स हैं वो ऐसी कौन सी फेडरेशन के पास जाएं, कौन सी ऐसी फेडरेशन ज्वाइन करें कि वो अपना एक जॉब सिक्योर कर सके, अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकें? देखिए, जो इंटरनेशनल फेडरेशन है, उसको हमारे नेशनल में कौन बॉडी फॉलो कर रही है, ये आपको नेट से बच्चों को अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। उन्हें ये देखना चाहिए वाडा सिग्नेटरी को कौन फॉलो कर रहा है, नाडा को कौन फॉलो कर रहा है। तो जहाँ तक मैं जान रहा हूँ कि वो जो कंडक्ट कराती है, उसी के वहाँ ओलंपिक होते हैं, एशिया होते हैं और आपका वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है। तो वो फेडरेशन जो इंडिया में जो रन कर रही है, जो वहाँ खेलती है, तो ये फेडरेशन जो है, ये डॉक्टर संजय मौर्य जी रन करते हैं। और ये फेडरेशन उन्हीं फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके। तो मुझे लगता है कि ये भी एक रास्ता है बच्चों के लिए जाने का, इंटरनेशनल और नेशनल, क्योंकि यहीं से आपको ओलंपिक का रास्ता भी, ओलंपियन जो ये चैंपियनशिप होती है ना, ये इन सभी वर्ल्ड चैंपियनशिप से रास्ता यहीं से मिलता है खिलाड़ियों को जाने का। तो यही एक रास्ता है। तो सर, आपने अभी जिस फेडरेशन के बारे में बताया, तो एक एथलीट को उस फेडरेशन में पहुंचने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ता है? देखिए, सबसे पहला प्रोसेस होता है स्टेट स्टेट से स्टार्ट होता है। किसी भी स्टेट का खिलाड़ी हो, उससे पहले स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना पड़ सकता है। वहाँ से उसका रास्ता खुलता है नेशनल का। स्टेट में वो मेडल लेके आता है तो नेशनल खेलता है। जब वो नेशनल मेडल लेके आता है तो वो एशिया जाता है, साउथ एशिया, एशिया खेलता है। वहाँ भी मेडल लेता है तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जाता है और वहाँ से अच्छे खिलाड़ियों का चयन होता है ओलंपिक के लिए। ओलंपियन जो आजकल जो गेम होती है ना ओलंपियन, वो एक प्राइवेट बॉडी कंडक्ट करती है, लेकिन चयन यहीं से होता है, रास्ता यहीं से है। जब आप खिलाड़ी यहाँ खेलता है तो यहीं से जाता है। और इसके लिए ना एक सबसे अच्छा रास्ता भी, स्टेट की जितनी भी फेडरेशंस है ना, वो खिलाड़ियों की मदद भी करती है। जैसे दिल्ली फेडरेशन में है, जो सुरेश भाई हैं, पवन भाई हैं, वो दिल्ली फेडरेशन को रन करते हैं। उनके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। हम खिलाड़ियों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं, स्टेट से उन लोगों को उठाते हैं, नेशनल ले जाते हैं और नेशनल से वो इंटरनेशनल चले जाते हैं। यहाँ पर हम खिलाड़ियों को प्रोवाइड फैसिलिटी के साथ साथ पैसा भी प्रोवाइड कराते हैं। डॉक्टर अनुज चौधरी हैं, जो कि एक एनिमल बूस्टर कंपनी रन करते हैं, वो खिलाड़ियों को पैसे से मदद करती है। जैसे उन्हें पता लगता है कि कोई खिलाड़ी गरीब है, हम उनको अप्रोच करते हैं, उस खिलाड़ी को पैसे से मदद करते हैं, उसको इंटरनेशनल खेलने के लिए टिकट से लेकर हर खर्चा देते हैं। और मैं आज से नहीं, करीब करीब 10-12 सालों से जानता हूँ इन कंपनी को। ये जो कंपनी के ओनर हैं, मैं कई बार देखा है 10 लाख से 20 लाख तक की मदद की है उन्होंने टीम के लिए, और वो खिलाड़ी इंटरनेशनल गए, बहुत अच्छा किया उन्होंने। सर, मैंने सुना है आप एक कोच भी हैं जी। बॉडी बिल्डिंग में, जी। तो आपका सफ़र कैसा रहा? मतलब क्या कहना चाहेंगे लाइक जो यंग जनरेशन के लोग हैं, जो चाहते हैं अभी बॉडी बिल्डिंग में घुसने के लिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, बॉडी बिल्डिंग में तो सभी जाना चाहते हैं जो करता है, लेकिन उस अप्रोच तक पहुँचने का जो रास्ता है ना, वो बड़ा लंबा होता है। खिलाड़ी को ये लगता है कि मैं 1-2 साल में, आजकल जो स्टेरॉइड्स का चलन है, कि मैं 1-2 साल में स्टेरॉइड्स लूँ और मैं मतलब चैंपियन हो जाऊँ, ये संभव नहीं है। किसी भी चीज़ की ना एक समय सीमा है। हम कितनी भी कोशिश करें, 1 साल में हम किसी भी खिलाड़ी का जो मसल मास है, वो 5 किलो से ज़्यादा हम बढ़ा नहीं सकते। चाहे कितने भी हाई स्टेरॉइड्स डालें और कितना भी कुछ करें, लेकिन उसके अलग ड्रॉबैक आ जाते हैं। तो खिलाड़ी को जो सोचना और समझना है ना, सबसे पहले तो ये समझना है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है और मुझे कितना सब्र होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ये एक तरह की एक ऐसी दौड़ है, जैसे आईएएस, आईपीएस बनने के लिए आपको इतने साल लगते हैं और उसमें से कुछ बन पाते हैं। सेम गेम होती है, कोई भी गेम, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, सेम है। आपका मेंटल लेवल, आपका पीस उसके लिए उतना ही ज़रूरी है जितना इस गेम के लिए ज़रूरी है। जी। आप उस लेवल तक पहुँचते हैं, उसको अपने अंदर उस जज़्बे को वहाँ ज़िंदा रखते हैं, तो आप वहाँ पहुँच पाएँगे। बीइंग ए कोच मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे यहाँ आकर टूट जाते हैं। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, सर मेरा मेडल तो नहीं आ रहा, सर वहाँ चीटिंग हो रही है। ये एक नेगेटिविटी फैलाना, चीटिंग कभी नहीं होती चीटिंग। आप अपने आप को इतना तगड़ा करके जाओ ना, कि आप स्टेज पे आके अलग ही दिखाई दो, तो चीटिंग कैसे हो जाएगी? आजकल हम देख रहे हैं छोटी-छोटी लोकल चैंपियनशिप होती है, उसमें हर कोई झगड़ा कर दे रहा है, ट्रॉफी फेंक दे रहा है। सबसे पहले तो इस नेगेटिविटी से बाहर आना होगा। जब हम गेम करते थे ना, तो हमें हमारे कोच थे, मेरे भाई हैं, मेरे कोच हैं, मेरे दोस्त भी हैं वो, मिस्टर धर्म सिंह जी कई बार चैंपियन रहे हैं, रेलवे में मेरे साथी हैं। हमें क्लोज़ दोस्त की तरह वो एक चीज़ हमेशा कहते थे कि भाई, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि गेम में ना वही जीतता है जो ये सोचता नहीं है कि मैं हार गया। तो ये खिलाड़ी को ये खेलना कि आज नहीं तो कल मेडल आएगा, परसों मेडल आएगा, ये चीज़ जो निकल जाएगा ना, तो बीइंग ए कोच मैं यही ज़रूर बताना चाहूँगा, खिलाड़ी को सब्र करना होगा। शिकायत नहीं, सब्र करना होगा, ज़रूर जीतेगा। जैसे कि मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं हुँ, सोशल मीडिया पे, जब कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हुँ, तो जो जज होते हैं, जो वहाँ पे गेस्ट बुलाते हैं लोग, वो कभी-कभी ना बॉडी बिल्डर्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। हुँ, तो उनको भी देख के आई थिंक बॉडी बिल्डर्स का भी थोड़ा मोटिवेशन डाउन होता होगा कि उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है ऐसे, उनको जानता नहीं है ऐसे। हुँ। तो एक प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। देखिए, जो आप बात कह रहे हैं ना, वो एक हद तक ठीक भी है और दूसरी हद तक मुझे लगता है कि अगर एक गुरु, एक कोच और जो सिखाने वाला है, जो स्टेज के ऊपर बैठा है, अगर वो खाली रिस्पेक्ट को देखेगा तो गेम कभी नहीं करा सकता। अब मेरे पास अगर मैं 10 लड़कों की तैयारी कर रहा हूँ, अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट में घुसा, मैं कभी तैयार नहीं कर सकता। कभी-कभी रिजिड होना पड़ता है, कभी-कभी गुस्सा भी करना पड़ता है, कभी-कभी डाँटना भी पड़ता है। कई लोग मेरे बुरा मान जाते हैं, चले जाते हैं बच्चे। तो वो मैटर नहीं करता हमारे लिए मैटर करता है कि क्या वो सीखना चाहता है या नहीं चाहता। जो नेशनल जजेस जिनकी आप बात कर रहे हैं, समस्या पता है क्या हो गई है आज के टाइम में? खासकर बॉडी बिल्डिंग में और पावर लिफ्टिंग, कई गेमें हैं ऐसी जिनमें ये समस्या हो गई है। फेडरेशन अप्रूव्ड ना होने के कारण हर गली में 4 बार कोई तो जो चैंपियनशिप खेला, छोटी-छोटी अपनी प्राइवेट दुकान चला रहा है, तो वो नेशनल जज बन के बैठ जाता है। मुझे, अगर मैं सही मायने में बात करूँ ना, कई साल लगे बॉडी बिल्डिंग की जजिंग सीखने में। जो लोग आजकल मैं देखता हूँ जो एक चैंपियनशिप में खुद का मेडलिस्ट नहीं है, वो जजिंग पैनल पे बैठ के दूसरे को डिसाइड करे, जिसको ये नहीं पता प्रोपोर्शनेट बॉडी का मतलब क्या है और क्या मैं इसके लिए देने से, जैसे मैं बॉडी बिल्डर हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग मैंने की है, तो मैं बॉडी बिल्डिंग को जज कर सकता हूँ, फिटनेस को भी जज कर रहा हूँ, मैं वुमेन क्लास को भी जज करने बैठ गया। तो ये मुश्किल काम हो गया ना, जो मैंने की बिल्कुल। नहीं, तो या तो मैंने सीखी हो। जब मैं इतने इंटरनेशनल गया, मुझे भी 8 बार मैं इंटरनेशनल गया, मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने ये चीज़ सीखी कि वहाँ कैसे होती है, जजिंग का क्राइटेरिया क्या है। हमारे यहाँ क्या होता है यार, जिसकी नसें बाहर आ रही है तो बहुत तगड़ा है, ऐसा नहीं होता। मसल्स के खेल है, सारा मसल्स का है, कि उसने मेहनत की, उसकी मसल्स बोलती हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बोलती है। चाहे वो फिटनेस मॉडल का हो, फिटनेस फिजिक का हो, दूसरा उसका खड़े होने का तरीका। अब मैं पेपर में सवाल तो आपसे पूछ रहा हूँ हिस्ट्री का, आप जवाब साइंस का दे रहे हो, तो मैं पास कैसे कर दूँ? उन जजों को ये पता ही नहीं है। तो झगड़े का कारण, गुस्से का कारण, डिसरिस्पेक्ट का कारण ये भी है। जो एथलीट्स तैयारी करके गया है, उसको ये लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा नहीं हुआ भाई। धोखा तो आप, आपको पता ही नहीं है वो जज किस लेवल का, और आप जाके उसके सामने पे पोजिंग कर रहे हो, तो गलत तो रिजल्ट वो देगा ही। जब वो गलत रिजल्ट देगा, फिर बाद में आप डिसरिस्पेक्ट की बिल बात करते हो और झगड़े की बात करते हो। तो सर मैंने भी कुछ टाइम पहले आपके बारे में थोड़ा पढ़ा मैंने, जी, और मैंने देखा आपने काफ़ी नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। जी। तो सर उनके बारे में कुछ बताइए? देखिए, मैं बीइंग ए कोच मैं इंटरनेशनल जीते हैं और नेशनल की जहाँ तक बात है, बीइंग ए खिलाड़ी, मैं जो हमारे डिपार्टमेंट के गेम होते थे, डिपार्टमेंट नेशनल होती थी, मैंने वो जीती हैं। और मैं अपना रेलवे क से भी कई बार खेला हूँ। हालाँकि ऑल इंडिया रेलवे में मेरा कभी मेडल नहीं आ पाया, मैं 4th तक तो ज़रूर पहुँचा,
लेकिन उससे आगे नहीं जा पाया। लेकिन सिविल सर्विस जो मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट की गेम होती है, उसके नेशनल में मैं कई बार चैंपियन रहा, अच्छे मेडल मैंने जीते। बिकॉज़ ऑफ दैट मैं एक खिलाड़ी की तरह भी खेला और वहीं से मैं कोच की तरफ भी डाइवर्ट हुआ। क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने वहाँ सीखी, फिर कुछ चीज़ें सिखाने का मौका मिला और जो मेरा डिपार्टमेंट है उसका सपोर्ट मिला, तो चीज़ सीखी। तो सर जैसा आपने बताया कि आपने इतने अवार्ड्स जीते हैं, इतने मेडल्स जीते हैं, तो जब आपका वो टाइम था, आपका जब एरा था, जब आपका कॉम्पिटिशन आता था, तो आप उसमें क्या-क्या प्रिपरेशन करते थे? आपकी बॉडी को कैसे आप मेंटेन रखते थे? देखिए, हमारे टाइम में तो ना हम लोग इतना सोचते ही नहीं थे। समस्या ये है कि अब आज के टाइम के जो कोचेज़ हैं, वो बहुत हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमसे ज़्यादा काम करते हैं। हमारे टाइम में तो हमारा एक टारगेट ये था, भई मुझे खेलना है, उसके बारे में हमें थोड़ा-सा ये था, नमक छोड़ दीजिए, पानी को थोड़ा कम कर दीजिए, बॉडी को ड्राई कर लीजिए। इतनी हमें नॉलेज थी। आज के लोग तो मैं देख रहा हूँ, मैंने ऐसे खिलाड़ी भी देखे जो 10-10 दिन तक पानी नहीं पीते, सिर्फ़ नींबू पे या उस पे ज़िंदा है। ये कैसे बड़ी हिम्मत है भाई, मैं तो एप्रिशिएट करता हूँ ऐसे खिलाड़ियों को जो उस हद तक चले जाते हैं। और समस्या एक और भी होती है, ये डिसबैलेंस कर देता है आपके दिमाग हुँ। को। और खिलाड़ी जो गुस्सा आना, जो आजकल एक नॉर्मल ट्रेंड हो गया है बच्चों में, वो सब आता है और वो सब चीज़ें उसी हिसाब से चलने लग जाती हैं। सर मैंने देखा है काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में लोग जब ऐसे स्टेप्स लेते हैं, तो उनको हार्ट अटैक बहुत ईज़िली आ जाता है। कुछ लोग वहीं पे मैं बोलना नहीं हुँ, चाहता वो वर्ड। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, ये स्टेरॉइड्स का चलन बढ़ गया है और बहुत सारी, जैसे अभी हमारी बात हुई ना, पानी छोड़ना है, ये चीज़ें कहीं न कहीं हार्म तो करती ही हैं। बिल्कुल। अभी अगर आपका कोच नॉलेजेबल है, उसको मालूम है और आपको प्रॉपर मॉनिटर कर रहा है, तो ये चीज़ें नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में ज़्यादा है, इंटरनेशनल भी खिलाड़ी जाते हैं हुँ, हुँ। और खाली बॉडी बिल्डिंग के नहीं जाते, सभी गेम के जाते हैं। पर हाइलाइट कौन-सा होता है? बॉडी जो बिल्डिंग। हाँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि लोगों की नज़रों में ज़्यादा है, लोग ज़्यादा खेलते हैं। आप देख लीजिए, आप गली मोहल्ले से कहीं भी चले जाइए, ऐसा कौन बंदा मिलेगा आपको रेयर जो जिम नहीं गया हो। वो कभी ना कभी, चाहे थोड़ी देर के लिए, चाहे 20 मिनट के लिए, वो जाता ज़रूर है, या भले ही वो छोड़ दे, तो वो जुड़ा तो उसके लिए हो गया। जैसे आजकल गली मोहल्ले का क्रिकेट हो जाता है, लोग जुड़ते तो जानना चाहते हैं ना, मोबाइल पे भी सुनते हैं उसके बारे। सेम है, सेम ये चीज़ें आती हैं हमारे सामने। तो सर जैसे कॉम्पिटिशन में पोजेज़ बहुत मायने रखते हैं। हुँ। तो वो स्पेसिफिकली सीखने पड़ते हैं पोजेज़, कुछ अपने पोजेज़ लोग खुद बना सकते हैं कि जो सीखे सिखाए होता है बस वही करने होते हैं? देखिए, हर एक गेम का एक क्राइटेरिया होता है। जैसे दौड़ना 100 मीटर का ही है, 200 मीटर की है, 200 मीटर की दौड़ेंगे। इसी तरह क्रिकेट का भी बॉल का सेम इसी तरह का फंडा है। 6 ओवर की गेंद, 6 बॉल का 1 ओवर होता है। तो इसी तरह 7 पोजेज़ होती हैं बॉडी बिल्डिंग में। वो 7 पोजेज़, इसी तरह फिटनेस क्लासिक की पोजेज़ होती हैं, इसी तरह फिटनेस फिजिक की पोजिंग होती है। तो सबकी एक अलग पोजिंग होती है, एक अलग क्राइटेरिया होता है। जो 7 पोजेज़ होती हैं, वो उसका कोच उसको सिखाता है। स्टैंड करने का तरीका, बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो तगड़े तो हैं, हुँ, लेकिन वो अपनी पोज़ नहीं कर पाते। उसका रीज़न है, तो प्रैक्टिस नहीं करते। हुँ। अगर वो सही से प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको पोज़िंग समझ आती है और वो दिखाते हैं। क्योंकि मार्क्स हम जो देते हैं ना, जब जजिंग पैनल पे हम होते हैं ना, तो मार्क्स पोज़िंग के ही दिए जाते हैं। आप बैक डबल बाइसेप की बात कर लो, तो पीछे का हिस्सा दिखाया, फ्रंट डबल बाइसेप की बात करो, तो फ्रंट का हिस्सा देखा जाता है। साइड चेस्ट की बात करो, तो साइड से चेस्ट के मार्क्स होते हैं। एब्डोमिनल विद थाई मसल, इस तरह की पोज़ेज़ में हम लोग उसी से मार्क्स देते हैं। हर एक पोज़िस का एक मार्क्स होता है, उस मार्क्स के टोटल करने के बाद उसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड निकाला जाता है। जी। और आजकल मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, हुँ। पता है मैंने पहले कभी नहीं देखी थी मतलब में वो चीज़। जो जिम वाले होते हैं, तो उनके ट्रेनर ने कुछ शार्प चीज़ से उनकी लाइक इस पे एब्स एंड ऑल पे लाइक वो रब करते हैं। इट्स हुँ। लाइक उनका पूरा रेड हो जाता है। हुँ। वो क्या चीज़ होती है? वो ना, क्या होता है कि जब इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, ये फ़िल्म इंडस्ट्री से इंस्पायर्ड है, अगर मैं सही मायने में कहूँ तो। वो जो शार्प चीज़ से रब करते हैं, वो रेडिश होने के बाद जब हम कलर करते हैं ना, या वो करते हैं, तो वो थोड़ा डार्क दिखाई देता है सामने वाले से, ऐसा लगता है कि जैसे पोज़ में। लेकिन जो पुराना जज होगा ना, वो इन चीज़ों को बड़े अच्छे से पकड़ लेता है। ठीक ओके। है? और दूसरा रीज़न एक और भी होता है, कहीं-कहीं एरिया में बाल होते हैं। उन बालों को हटाने के लिए भी किया जाता है। अब वो दोनों में से वो पता, सामने वाला ये देख सकता है कि वो क्या कर रहा है, किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है। सिर्फ़ बॉडी ऑयल का क्या सीन है? भाई क्यों लगाते हैं बॉडी बिल्डर एकदम लाइक जो गोरे होते हैं एकदम काले होके आते हैं? देखिए, एक्चुअली तो देखिए, ये जो टैन कलर होता है ना, इसका एक रीज़न होता है कि सब एक जैसे दिखाई दें। गोरा, काला या मीडियम, जो भी ये लोग हैं ना, ये सब एक जैसे दिखाई दें, तो सामने वाले को जज करने में आसानी हो जाती है। क्या होता है कि जो ज़्यादा फेयर कलर के होते हैं ना, वो दिखाई नहीं देते। बॉडी ना, उनकी डेप्थ दिखती नहीं है। जिसका जितना डार्क कलर होता है ना, वो उतना अच्छे से दिखाई देता है। तो इस गेम में ना, तो इसीलिए लोग टैन कलर करते हैं अपने आप को,
एक ही कलर का बनाते हैं, डार्क कलर करते हैं और उसके जो शाइनिंग होती है ना, वो मसल्स को शो करती है। जब वो ओके। आपने देखा एक नॉर्मल खिलाड़ी पोज़ करता है और एक टैन कलर लगा के पोज़ करता है, तो दोनों में डिफरेंस दिखता है। हुँ। वो इसलिए भी ये कलर आ रहा है। सर एक क्वेश्चन और है मेरे मन में। हाँ, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, उनका बॉडी फैट तो बहुत कम होता है। जी। उनका पेट निकलता है? अगर नॉर्मल डेज़ पे जैसे बैठे हुए हैं तो उनका पेट आता है क्या उनका देखिए, पे? एक अच्छे खिलाड़ी जैसे मैं अगर अब बात करूँ तो मैं ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम ले सकता हूँ। ए. बॉबी सिंह रहा है। मेरे ख्याल में हिंदुस्तान में आज के टाइम में उससे बड़ा खिलाड़ी है नहीं, जितने इंटरनेशनल और नेशनल मेडल उसके पास है, अभी करंट में नहीं है। वो भी रेलवे में था हमारे, वो रिज़ाइन देके चला गया। मैंने उसका कभी पेट बाहर नहीं देखा, उसके एब्स कभी ख़त्म नहीं देखे। उसका रीज़न ये था, वो हमेशा डाइट पे रहता था, हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखता था। तो ये जो खिलाड़ी होगा ना, जो सही मायने में खिलाड़ी होगा, वो अपना फ़ोकस रहता है और जो नहीं रहेगा, वो थोड़े दिन बाद खाता है तो एकदम पेट बाहर आ जाता है। क्योंकि बहुत दिनों से जो चीज़ छोड़ी होती है ना, वो एकदम से पकड़ती भी है, फैट सेल्स एकदम से ज़िंदा हो जाते हैं। तो कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होते हैं, जो बाहर आ जाते हैं, फिर करते हैं, फिर वो मेहनत उनकी डबल हो जाती है। मैंने तो ये भी सुना है कि कुछ जिन लोगों को एब्स निकालनी होती हैं वो लोग पानी नहीं पीते इतना। देखिए, ये सारा पानी और पीने का और इसका कोई रोल नहीं है। ये थोड़ा मिसकंसेप्ट है, जो ये लोग कहते हैं कि पानी ना पीने से एब्स नहीं आते, नहीं। उस मसल्स पे काम करना पड़ता है। आपको एब्डोमिनल के लिए जो एक्सरसाइज़ हैं, सिटअप्स हैं, वो कंटिन्यूटी में करना कोई भी चीज़, आप वो बाइसेप बनाना है, तो बाइसेप की मसल्स डेली आपको उसको हिसाब से प्रिपेयर करनी होगी, तभी वो बाहर आती है। उसके साथ डाइट भी, सेम एब्स का है। एब्स को पानी छोड़ने से कभी एब्स नहीं आएँगे, कमज़ोरी आ जाएगी, गिर जाओगे आप, फिर डॉक्टर के पास जाओगे। तो एब्स के लिए आप मेहनत कीजिए, एब्स बनेंगे। ऐसा कोई आदमी नहीं जो एब्स के लिए मेहनत ना करे। एक रिक्शा वाले को एब्स बनाने पड़ते हैं क्या? नहीं। कभी आप देखेंगे एक मज़दूर को, उसके कुदरती, क्योंकि हुँ। मेहनत कर रहा है। वो जो खा रहा है उसको पचा रहा है। तो ये तो हमारा भगवान ने बॉडी ऐसी बनाई, ऑटोमेटिकली होते हैं। आपको निकालने, सिर्फ़ उसको शेप देनी होती है। हर एक आदमी के मिलेंगे, आपके, मेरे, अब सबके मिलेंगे। हम लेकिन उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो बाहर आए हैं। और सर आप इतने फिट हो, हुँ। तो आजकल की जनरेशन एक चीज़ बहुत पूछती है कि हम खाएँ कितना, वर्कआउट कितना करें? हमें क्या-क्या खाना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं 70% डाइट, 30% वर्कआउट। क्या ये चीज़ सही है? यार, ये तो सोशल मीडिया का कल्चर है। 70% डाइट और फलाना-ढिकड़ा। मैं इन चीज़ों को थोड़ा-सा अलग नज़रिए से देखता हूँ। मुझे क्या लगता है कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, सारा डिपेंड तो उसी पे करता है ना। आप क्या सोच रहे हो? अब मैं सुबह 1 घंटा जिम करूँ और 2 घंटे खा पी के सो जाऊँ, तो फिर मैं 2 दिन बाद कोसूँगा, यार क्या फ़ायदा जिम का? आपको हर चीज़ मेंटेन तो करनी ही पड़ती है ना। जी। एक साइकिल चलाने के लिए भी आपको रफ्तार मेंटेन करनी पड़ती है, ब्रेक लगानी, कब चलानी है, सेम स्कूटर है, गाड़ी है, आप उसके लिए समझते हो, लेकिन मुझे इस पेड़ पे कब ब्रेक लगानी है, कब, ये नहीं सोचते। तो ये बड़ा ज़रूरी है। हमारा आजकल कल्चर है, हम आजकल जो चीज़ें देखते हैं, गाने भी हैं, वोडका, फलाना-फीना, शॉट, ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो मेंटल लेवल हमारा उस तरफ शॉट कर रहा है। अगर हम उसी मेंटल लेवल को खाने-पीने और इन चीज़ों पे फ़ोकस करें, तो क्या ये नहीं हो सकता? ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जी। सर दूध या फिर प्रोटीन पाउडर? देखिए, मैं जो ये दोनों चीज़ों की बात हो रही है ना, तो मैं तो दूध को ही फ़ेवरेट है मेरा तो। बचपन से दूध, घर में गाय-भैंस थी, तो दूध पीता था, तो मेरा तो फ़ेवरेट वही है। लेकिन अभी क्योंकि चूँकि आज के टाइम में मिल्क प्रोडक्ट्स के लेकर इतना चीज़ें भ्रामिक बनाई गई है, मुझे ऐसा लगता है, जैसे पानी को लेकर, क्या हम लोगों ने बचपन में नॉर्मल पानी नहीं पिया? तो बिल्कुल हम पिया। आज के टाइम में सिर्फ़ वही पीना, वो गंदा हो चुका है, ये फलाना हो चुका है, नहीं। मुझे लगता है आपका शरीर खराब हो रहा है। इसीलिए आप उसको हज़म नहीं कर पाते। एक खेत में किसान आज भी काम कर रहा हो, खेत के जोड़ का पानी पी के खड़ा हो जाता है यार। हुँ। वो दौड़ता भी हो करता है, वो बीमार नहीं होता, लेकिन एक शहर का आदमी फ़िल्टर पानी पी रहा है, तब भी बीमार हो रहा है। तो ये सारा शरीर का खेल है, सारा वहीं से चलता है। आज की बिज़ी लाइफ़ में लोग स्ट्रेस लेते हैं, हुँ, मोटापा गेन करते हैं, हुँ, थकते बहुत जल्दी हैं। हुँ, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने घर पे जितना भी टाइम मिले, उस टाइम में वो लोग ऐसा क्या वर्कआउट कर सकते हैं? कोई 4 या 5 वर्कआउट जो वो लोग अपनी हेल्थ को थोड़ा सुधार सकते हैं, उस बुरी आदतों से? देखिए, इस मामले में मैं ओशो को बड़ा मानता हूँ। तो मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हँसना सीखिए। कोई भी इंसान हो ना, उसका स्ट्रेस लेवल वहीं से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। जिसको हँसना आ गया, उसको जीना आ गया। हुँ। क्योंकि जीना भी एक कला है, अब ये कला सीखनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि फ़िटनेस को पाने के लिए जो आदमी स्ट्रेस में है, जी। अगर वो हँसना सीख गया तो 50% स्ट्रेस उसने कम करना सीख लिया। बिल्कुल। फिर आ जाएगा वो फिज़िकल पे। तो फिज़िकल करने के लिए ना उसे अपने जीवन में, कई लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे का काम है, 24 घंटे का रेस्ट है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ जिम जाओ, रोज़ एक्सरसाइज़ करो। अगर आप महीने में 10 दिन भी आप कर पाए, भले ही आप जिम नहीं गए, आपकी छत है, खाली है, थोड़ी पीटी की, थोड़ा रनिंग की वहीं पे। बचपन में नहीं होता था, आप हुँ, हुँ। खेलते थे, कूदते, जंप मारा, ये मारा।
तो कभी फैट बढ़ा, कभी स्ट्रेस आया। लेकिन समस्या क्या होगी, अब आप पुतले की तरह बैठ जाते हो घर आके, खाया पिया लेट गए, फिर ये टेंशन चल रही है, यार वहाँ करा था, आज ये काम करना है, आज वो करना तो है, आप नहीं भी करेंगे तब भी होगा। क्या आप नहीं होंगे, क्या वो चीज़ें नहीं घटेंगी? वो घटेंगी, लेकिन हम लोग क्या वो भूल गए हैं, उस जीने के तरीके को भूल गए हैं। आज के टाइम में हँसना और हँसाना ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आप घर पे आए हो या काम से आए हो, तो सबसे पहले तो आप हँसिए, तो आप सामने वाला वैसे ही हँसने लग जाएगा। तो 50% आपकी चीज़ें ठीक होने लगेंगी। और फिज़िकल के लिए आप, क्या मैं कहता हूँ कि सभी अवेयर हैं, बस उसकी तरफ चलना है, हमें एक कदम बढ़ाना है, चीज़ें आने लगेंगी। जैसे कुछ 5 वर्कआउट बताएँ, कुछ कोई भी 5 ईज़ी से जो लोग कर लें, बोरियत में भी, आलस खा के भी, हाँ। कुछ 5। तो सबसे पहले तो मेरा वर्कआउट हँसना ही होता है भाई। सुबह उठ के जैसे पार्कों में आप देखिएगा, बुजुर्ग हँसने की प्रैक्टिस करते हैं, डांस करते हैं, और लोग उनको कई बार कहते हैं, यार देख बड़े, मुझे लगता है कि वो बहुत सही है। आप घर में अकेले में हँसिए, कोई नहीं देख रहा, आपको एजिटेशन होती है, पब्लिक में हँसिए, पार्क में हँसिए, सबसे पहले एक्सरसाइज तो आपकी वो है। सही है, दूसरी एक्सरसाइज है, आपके पास कोई भी सोच है, नेगेटिव सोच, उससे बाहर आइए। ओके, अगर आप नेगेटिविटी से बाहर आते हैं ना, तो वहाँ से भी आपकी चीज़ें ठीक होने लग जाएँगी। तीसरी एक्सरसाइज की जो मैं बात कर रहा हूँ, खाना। आप खाना अपना सिमुलेट कीजिए कि मुझे कौन-सा खाना किस टाइम खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, ये आपके लिए जानना बड़ा ज़रूरी है। आप बहुत सारी चीज़ों को जान लेते हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ रुकना है, या मुझे ये बात करनी है, या इस महफ़िल में मुझे ऐसे बैठना है, या मुझे इस तरह, तो ये चीज़ भी खाने की चीज़ों को लेकर भी होना चाहिए। और चौथी चीज़, आप जो भी चीज़ आप खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। अब रात को आप 12 बजे आए हैं, भूख होना हो, घर वाले ने खाना बना दिया है, फैमिली खाना, यार खा ले खाना, नहीं तो कुत्तों को डालना पड़ेगा, तू खा ले, नहीं, तो जो जिस सिचुएशन में आप हो, ज़रूरी नहीं है खाना। जी, आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, तो कुछ भी अच्छा-सा फूड खाइए, हेल्दी फूड खाइए, आप ये चीज़ समझ सकते हैं। और 5वां आ जाता है एक्सरसाइज़ पे। एक्सरसाइज़ भी आप, अगर मान लीजिए सुबह टाइम नहीं मिला, शाम को नहीं मिला, दोपहर को, आज नहीं मिला तो कल कीजिए। कीजिए ना। आप अपने आप चीज़ों को साइडलाइन की करने की बजाय उसके साथ चलना सीख जाएँगे। तो मैं तो अपने ऑफ़िस में भी एक्सरसाइज़ कर लेता हूँ बैठा-बैठा। रामदेव ने भी कितने सारी चीज़ें सिखाई हैं, साँस को अंदर बाहर करना है। क्यों नहीं सीखते हम लोग योगा को? क्यों नहीं सीखते हम एक्सरसाइज़ को? बिल्कुल। आप अपने काम को, आप अगर थोड़ी-सी, अगर फ़िल्मी लाइन की तरफ भी जाएँगे, जो कराटे किड वगैरह इस तरह की बच्चों की फ़िल्में आती हैं, उसमें सिखाया जाता है कि आपका काम ही आपकी एक्सरसाइज़ है। उसको एक्सरसाइज़ की तरह कीजिए। आप अगर जीने पे चढ़ रहे हैं, तो 1 बार चढ़ने के बजाय 4-5 बार चढ़ जाइए। होगी ना कैलोरीज़ बर्न। आप अपने घर में बैठे हैं, और आपका टॉयलेट का प्रेशर लगा हुआ और दरवाज़ा नहीं खुला, 10 बार दौड़ते हो, बैठोगे नहीं। तो ठीक होने के बाद दौड़िए ना। छत पे जाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, हो जाएगा, बिल्कुल। थैंक यू सर। आप पब्लिक अलर्ट 24/7 में आए, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया और ऑनेस्टली हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे। सिर्फ हमें नहीं, जो भी हमें देखते हैं, जो भी हमारी ऑडियंस है, वो सब बहुत कुछ सीखने वाले हैं आपसे सर। थैंक थैंक यू यू। सो मच। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का धन्यवाद। मुझे ये मौका मिला कि मैं कुछ आपके और किसी के काम आ सकूँ, तो मैं तो हमेशा तैयार हूँ। आप या आपके चैनल के माध्यम से जो भी कोई मुझसे अगर इस तरह की राय लेना चाहता है, तो मैं हमेशा रेडी हूँ। मुझे लगता है कि मैं ही नहीं, हर एक वो खिलाड़ी, हर एक वो कोच रेडी होगा हमेशा, जो किसी के काम आ सके। तो मैं आपका और अपनी फैमिली का, जिनके कारण मैं आज यहाँ बैठा हूँ, उन सबका, अपनी माँ का, अपने परिवार का धन्यवाद करता हूँ, और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ, जो आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ किसी को गाइड कर सकूँ। एंड आई रियली विश जो घर बैठे आलस खा रहे हैं, वो आपके देख के मोटिवेट पक्का हों। थैंक यू सो मच यार। जिस तरह आपको ये एपिसोड इंटरेस्टिंग लगा, उसी तरह आप हमारे चैनल पर जाके और भी एपिसोड देख सकते हैं जो ऐसे ही इंटरेस्टिंग हैं। एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।